अध्याय 7। बीबी डोंग, तांगसान सचमुच एक अच्छा इंसान नहीं है। क्या ये स्वर्गदो साम्राज्य है? चूबाई धीरे से गाड़ी से नीचे उतरा। उसी समय अंधेरे में छिपी एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वो भूत दोउलू थी। भूत दोउलू ने चूबाई से कहा, संत, चूंकि हम स्वर्गदो साम्राज्य में पहुंच गए हैं, इसलिए हम दोनों पहले प्रस्थान करेंगे। कृपया चिंता न करें, बूढ़ा भूत और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। गुलदाउदी दोउलू ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके स्त्रीवत स्वर ने चूबाई को असहज कर दिया। चूंकि मैं अपनी पहचान छिपाने की योजना बना रहा हूं, इसलिए दोनों बुजुर्गों को हर समय मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस यात्रा में दोनों बुजुर्गों को परेशान कर दिया है। चूबाई ने गुलदाउदी दोउलू और भूत दोउलू को विदा करते हुए मुस्कुराया, फिर धीरे से स्वर्गदो शहर में चला गया। हेवेंडो शहर की चहल पहल वाली सड़कों पर चलते हुए चूबाई को अपने पुनर्जन्म से पहले के जीवन की याद आ गई। ऐसी चहल पहल वाली सड़क कुछ उस दुनिया जैसी ही थी जिसमें वो पहले रहता था। कुछ दूरी से शोर की लहर आई। चूबाई ने देखा, वो एक शराब खाना लग रहा था। चूबाई बस वहां गया, एक ड्रिंक ऑर्डर किया और दूसरी मंजिल पर बैठकर पीने लगा। और कुछ दूरी पर लोगों का एक समूह वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। चूबाई ने स्वाभाविक रूप से उन लोगों के समूह को देखा। उनके रूप रंग को देखकर, जो उनके आसपास के लोगों से अलग था, चूबाई ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। क्या ये श्रेक के 7 शैतान हो सकते हैं? 4 पुरुष और 3 महिलाएं, जिनमें से एक कामुक फैटी जैसा दिख रहा था। एक लड़की जिसके सिर पर खरगोश के कान जैसे आभूषण थे, और एक साधारण सा दिखने वाला युवक जिसकी कमर में एक असाधारण बेल्ट थी। निश्चित रूप से ये श्रेक के 7 शैतान थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह इस समूह से मिलूंगा। वो लड़का जो मुझसे आधे से भी कम सुंदर दिखता है, वो तो तांगसान ही होगा, है ना? चूबाई ने तांगसान का आकलन किया। इतना अच्छा नहीं। चूबाई ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र ज़्याओवू, निंगरोंगरोंग और ज़ूज़ूकिंग पर पड़ी। वाकई श्रेक में सिर्फ यही 3 लोग ध्यान खींचने वाले हैं। चूबाई की नज़र आखिरकार ज़्याओवू पर पड़ी, जो उछल कूद कर रही थी। फिर वो थोड़ा मुस्कुराया और इस डायरी की कॉपी को अपने मन में दर्ज कर लिया। नीचे ज़्याओवू, जो तांगसान के साथ बातें और हंसी कर रही थी, उसके मन में अचानक एक डायरी उभरी जिस पर चूबाई डायरी की कॉपी लिखा था। चूबाई डायरी की कॉपी? क्या ये डायरी है? लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों है? और चूबाई कौन है? ज़्याओवू हैरान दिखी, और तांगसान ने ज़्याओवू के हावभाव देखकर सोचा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने चिंता से ज़्याओवू से पूछा, ज़्याओवू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस मैं। ज़्याओवू अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो रही है। उसने कितनी भी कोशिश की, वो डायरी की कॉपी के बारे में बोल नहीं पाई। ज़्याओवू अंदर से स्तब्ध रह गई। ये कैसी शक्ति है जो उसके कार्यों को प्रभावित कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डायरी के बारे में बात नहीं कर सकती? ज़्याओवू के मन में एक अस्पष्ट सा अनुमान था। हालांकि वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं थी। चूंकि मैं भाई सैन को सीधे तौर पर नहीं बता सकती, इसलिए मैं उन्हें इशारा करने का कोई मौका ढूंढ ही लूंगी। फिर उसने ऊपर देखा। इस समय बाकी सभी लोग भी ज़्याओवू की देखभाल करने आ गए थे। ज़्याओवू, तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तांगसान ने पूछा। मैं ठीक हूँ भाई। ज़्याओवू ने सिर हिलाया। चूबाई, जो पास से ही ये दृश्य देख रहा था, अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इतना अंतरंग है ना? मैं तुम्हें अंतरंग होने ही नहीं दूंगा। 1 लाख साल का आत्मिक राक्षस मानव रूप धारण करके अपने भाई को पहचानने के लिए मानवलोक की ओर दौड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कथानक कैसे लिखा गया है। ज़्याओवू, 1 लाख साल का दुष्ट खरगोश। एक बिल्कुल अच्छी लड़की उस तांगसान को अपना भाई मानने पर अड़ी है। उसने वाकई बहुत बुरा खेल खेला। लेकिन ये खरगोश बहुत भोला है। उसकी 1 लाख साल की साधना है, तो वो कई साल जी होगी। फिर भी तांगसान उसे बार बार धोखा दे रहा है। और ये अचानक अपडेट की गई डायरी की सामग्री, न केवल ज़्याओवू ने इसे देखा, बल्कि बीबी डोंग और खियान रेनशुए ने भी देखा। उसी समय बीबी डोंग ने सोचा, लाखों साल की साधना? क्या ये मानव रूप में 1 लाख साल का आत्मिक राक्षस हो सकता है? खियान रेनशुए ने भी अनुमान लगाया, लाखों साल का आत्मिक राक्षस। तो चूबाई की डायरी में दर्ज ये ज़्याओवू नाम का ये व्यक्ति वास्तव में 1 लाख साल का स्पिरिट बीस्ट है। इसी बीच सड़क पर चल रही ज़्याओवू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने डायरी में लिखी बातों को देखा और उसका शरीर अत्यधिक भय से कांपने लगा।
मेरी पहचान ये क्यों उजागर हो गई? क्या आसपास कोई टाइटल डोल हुआ है? ज़ियाओवू ने डर के मारे इधर उधर देखा और तांगसान ने ज़ियाओवू के कंधे पर थपथपाया। इस अचानक हरकत से ज़ियाओवू चौंक गए। ज़ियाओवू, तुम बहुत बीमार लग रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो पहले अकेडमी वापस चलते हैं। मैं ज़ियाओवू कुछ नहीं बोली, लेकिन वो तुरंत जानना चाहती थी कि ये तथाकथित डायरी क्या है और ये चूबाई आखिर कौन है। ज़ियाओवू का दिल अब जवाबों के लिए बेताब था, लेकिन जो भी हो वो पहले से ही यकीन कर चुकी थी। ये चूबाई उसकी पहचान पहले से ही जानती थी। दूसरे शब्दों में अब मानव समाज में उसके लिए जगह नहीं रही होगी। क्या मुझे चले जाना होगा? ज़ियाओवू ने अपने आप को अपने बगल में बैठी तांगसान की ओर देखने से रोक नहीं पाई। फिर उसे डायरी की बातें याद आ गई। तांगसान को भी बाद में पता चल जाएगा कि वो 1,00,000 साल की आत्मा है, लेकिन फिर भी क्या वो उसे सोल मास्टर टूर्नामेंट में ले जाएगा? जरा सोचो, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो भले ही कोई ऐसी चीज हो जो उसकी आभा को धुंधला कर सकती है, फिर भी तुम उसे सोल मास्टर टूर्नामेंट में ले जाओगे जहां मानव शक्तियां एकत्रित होती हैं। तुम प्रॉबेबली आत्मा की रिंग और आत्मा की हड्डी पाने के लिए कोई जायज वजह ढूंढ रहे होगे। डायरी की सामग्री सामने आई। यहां तक कि बीबी डोंग, जो 1,00,000 साल पुराने आत्मा जानवर का शिकार करना चाहती थी, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। ये तांगसान वाकई अच्छा इंसान नहीं है। कियान रेनशुए ने भी उसी समय टिप्पणी की, ये तांगसान वाकई कोई मर्द नहीं है। क्या वो किसी शुद्ध व्यक्तित्व का दिखावा कर रहा है? मैं भविष्य में इस इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? अध्याय 8। ज़ियाओवू के डगमगाते विश्वास। नहीं, बड़े भाई सैन बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो उसे पहले उनकी लाश पर से गुजरना होगा। ज़ियाओवू का दिल डायरी की बातों को सिरे से नकार रहा था, लेकिन ये साफ था कि वो पहले से ही डगमगा रही थी, मानो वो तांगसांग की चिंतित आवाज सुन ही नहीं पा रही थी। ज़ियाओवू, ज़ियाओवू, क्या हुआ? तांगसांग की आवाज उसके कानों तक पहुंची। ज़ियाओवू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने अपना सिर हिलाया। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं पहले अकेडमी वापस जाऊंगी। तुम अचानक इतनी बीमार क्यों हो? फिर मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, तांगसांग ने कहा। जरूरत नहीं है, मैं बस अकेले वापस जाना चाहती हूँ। ज़ियाओवू ने अपना सिर हिलाया। शायद वो अकेले ही रहना चाहती थी, चाहे वो तथाकथित डायरी सच हो या नहीं। उसे इस समय तांगसांग को अपने पीछे नहीं आने देना चाहिए था। अगर उसे पहले ही किसी उपाधिधारी डुलुओं ने खोज लिया होता तो यही उसकी नियति थी। अगर तांगसांग उसका पीछा करता तो वो भी मारा जाता, और अगर इस डायरी में लिखी हर बात सच होती तो ज़ियाओवू इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ज़ियाओवू जैसा भोला भाला खरगोश ही लाश पर पैर रखने की ऐसी बात पर यकीन करेगा। तांगसांग का देवता बनना तय है। हालांकि वो जन्मजात भाग्य का बच्चा नहीं है, फिर भी उसे भाग्य का आधा बच्चा माना जा सकता है। अगर वो मर जाता है तो उसके पास पुनर्जीवित होने के 100 तरीके हैं। ज़ियाओवू, तुम्हारे पास कितने हैं? स्टार 2 महान वन की घेराबंदी की लड़ाई में उन्हें बस थोड़ी देर और टिकने की जरूरत थी, और आकाश नीला बैल अजगर और टाइटन विशालकाय वानर 2 चरम स्थिर क्षेत्र को तोड़ सकते थे, लेकिन तांगसांग ने ज़ियाओवू के साथ अकेले भागने की जिद की। अब देखो क्या हुआ, उसने खुद को बलिदान कर दिया है ना? कैसा प्रेम प्रेरित मूर्खता वाला व्यवहार। बलिदान। ज़ियाओवू, जो अकेले श्रेक अकेडमी वापस जा रही थी, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। 1,00,000 साल की आत्मा जानवर होने के नाते उसे इन 2 शब्दों से स्वाभाविक डर था। भविष्य में मैं खुद को बलिदान कर दूंगी। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि तांगसांग ने मुझे दामिंग और अर्मिंग से दूर कर दिया था? क्या ये सचमुच हो सकता है कि वो सचमुच मेरी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी के पीछे था? ज़ियाओवू का चेहरा पीला पड़ गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने डर के मारे इधर उधर देखा, फिर जल्दी से श्रेक अकेडमी वापस भागी और अपने कमरे में छिप गई। अंत में न केवल उसने खुद का बलिदान दिया, बल्कि उन 2 आत्मिक प्राणियों से भी अपना बलिदान करवाया, जो तांगसांग के देवता बनने के मार्ग के लिए आधारशिला बन गए। तुम पूछती हो इतनी परेशानी क्यों? अगर तुम्हें रूपांतरित होना है तो तुम्हें गुप्त रूप से उचित विकास करना चाहिए, लेकिन तुम्हें भागकर दिखावा करना पड़ा, यहाँ तक कि दिखावा करने के लिए सोल मास्टर टूर्नामेंट में भी जाना पड़ा। तुम तांगसांग की मीठी बातों में इतनी आसानी से फंस गई, और फिर तांगसांग एक उपाधिधारी डुलुओ डोगुबो को अकेडमी में ले आया। तुम अब इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रही हो। हालांकि उसने उस समय ज़ियाओवू की पहचान नहीं पहचानी थी,
लेकिन पता चलने के बाद उसने एक भी चेतावनी नहीं दी। छोड़ो भी, खैर उस तांगसांग को मैं देर सवेर दबा ही दूंगी। मैं ज्याओवो को तांगसांग का असली रूप दिखाने का भी कोई मौका ढूंढ ही लूंगा, तो फिर ज्याओवो तांगसांग को छोड़ देगी, है ना? मैं इस भोले भाले 1000 साल के बदमाश खरगोश को जानने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ ही लूंगा। कम से कम मेरा पीछा करके मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो बली के भाग्य से बच जाएगी और उसके दोनों भाई भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। डायरी अचानक खत्म हो गई और इस समय चूबाई बस शराब खाने से निकलकर सड़क पर टहल रहा था। होस्ट ने शिकायत डायरी बनाने का काम पूरा कर लिया है। शिकायत करने की मारक शक्ति उच्च श्रेणी की है। आत्मिक शक्ति 40वें स्तर तक बढ़ा दी गई है और 25,000 साल का चौथा आत्मिक वलय प्राप्त कर लिया है। चूबाई ने आंखें घुमाई। ये आयु सीमा काफी अच्छी है। और तांगसांग अभी भी अचंभित था। ज्याओवो को क्या हुआ है? उसे अचानक तबीयत खराब क्यों हो गई है? माँ होंगजुन जो उसके बगल में था वो बोला, बड़े भाई सन, आपको पता नहीं है ना, ज्याओवो को साफ गुस्सा आ गया था। तबीयत खराब होने जैसी कोई बात नहीं होती है, ये सब बहाने हैं। गुस्सा आ गया था? तांगसांग और भी उलझन में पड़ गया। उसने कुछ भी नहीं किया था, है ना? मछलियां तो ऐसी ही होती हैं। वो मैं दाई मुबाई तांगसांग के कान में झुककर बीच में ही बोला, मानो उसने अपनी पत्नी की ठंडी निगाहें पास में ही देख ली हों और फिर खुद को मजबूरन उन शब्दों को निगलने पर मजबूर कर दिया जो वो कहना चाहता था। ठीक है छोटे सान, तुम्हें वापस जाकर जल्द से जल्द ज्याओवो को मनाना चाहिए। लड़कियां अक्सर ऐसी ही होती हैं। ऑस्कर ने सिर हिलाया। समूह चलता रहा और बातें करता रहा। इसी समय माँ होंगजुन जो आगे चल रहा था अचानक किसी चीज से टकरा गया। वो मीटबॉल की तरह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग भी रुक गए। माँ होंगजुन को होश आया। उसने चूबाई की तरफ देखा जो किसी समय उसके सामने रोका था और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुमने इस मालिक का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत की तलाश में हो? चूबाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। किससे टकराया? और वो पलटकर काट रहा है? कहना ही होगा कि माँ होंगजुन का इतना मोटा रूप देखकर चूबाई को वाकई असहज महसूस हुआ। तुम्हारा तो शायद एक और नाम भी होगा डोरसॉस, है ना? अगर तुम ध्यान नहीं देते हो कि कहाँ जा रहे हो तो दूसरों को दोष मत दो। चूबाई ने माँ होंगजुन और उसके समूह की तरफ देखा, फिर मुड़कर जाने का इरादा किया। रुको, दाई मुबाई ने गंभीर आवाज में चूबाई को पुकारा। कुछ गड़बड़ है? चूबाई पलटा। तुम मेरे भाई से टकराए, क्या तुम कोई सफाई नहीं दोगे? जैसे ही दाई मुबाई ने ये कहा, उसकी नज़र पास में खड़ी जुजू किंग पर भी पड़ी। उसे लगा कि अपने भाई के लिए खड़े होने जैसा ये दृश्य जुजू किंग की नज़रों में उसकी छवि को और भी भव्य बना सकता है। बेवकूफ, चूबाई ने गाली दी और जाने के लिए मुड़ गया। और एक कमीने, श्रेक अकेडमी में हमें धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं दाई मुबाई नहीं हूं। दाई मुबाई ने ठंडे स्वर में कहा, माँ होंगजुन से नजरें मिलाते हुए। उन दोनों ने अपनी आत्माएं छोड़ दी, जबकि उनके पीछे तांगसांग और ऑस्कर भी चूबाई को सावधानी से देखने लगे। जो आत्मिक गुरु मुसीबत खड़ी करने से नहीं डरता वो अच्छा आत्मिक गुरु होता है। आज तुम अपने दादा माँ होंगजुन से टकरा गए तो बस खुद को बदकिस्मत समझ लो। माँ होंगजुन ने छाती पर थपड़ी पारी और उसके पीछे बैठी आत्मा जो एक आम मुर्गे जैसी लग रही थी चीख पड़ी। दाई मुबाई और माँ होंगजुन की तुलना में तांगसांग अभी भी कुछ विनम्र था। दोस्त, तुम मेरे दोस्त से टकरा गए, माफी ना मांगना भी क्या ज्यादती नहीं है? चूबाई थोड़ा मुस्कुराया। 4 बड़े आदमी, 8 आंखें, फिर भी एक भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की तुम्हारी क्षमता काफी अच्छी है। क्या मैं तुम्हें पहले कोई इनाम दूं? दाई मुबाई और बाकी लोग इतना अपमान कैसे सहन कर सकते थे? उसके साथ बातें बेकार क्यों करनी? उसे हमारी श्रेक अकेडमी की ताकत दिखा दो। तांगसांग ने भी अपनी नीली चांदी घास छोड़ दी। जुजू किंग और निंगरोंगरोंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में घृणा के भाव देखे। फिर दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। वो मूर्ख नहीं थे। उन्होंने साफ देख लिया था कि कौन नहीं देख रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बेटा, ये याद रखना, मैं तुम्हारा दादा दाई मुबाई हूं। दाई मुबाई ने उपहास किया। उसकी आत्मा उससे जुड़ गई और उसका हाथ एक विशालकाय बाघ के पंजे की तरह था और उसने उसे चूबाई की ओर जोर से पटक दिया, जिससे शक्तिशाली आत्मिक शक्ति निकल पड़ी। अध्याय 9, दाई मुबाई और माँ होंगजुन की पिटाई। पहला आत्मिक कौशल, फीनिक्स अग्नितार। माँ होंगजुन का स्थूल शरीर एक चमकदार अग्नितार में फूट पड़ा, जिसे उसने अपने मुंह से उगलकर चुबाई की ओर उछाला। चुबाई ने आह भरी,
उसका इरादा इतनी जल्दी इन लोगों को पीटने का नहीं था, लेकिन वे साफ तौर पर पिटाई की मांग कर रहे थे। चुबाई ने स्वाभाविक रूप से पिटाई का ऐसा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दाईमुबाई के बाघ के पंजों का सामना करते हुए चुबाई ने एक हाथ उठाया, फिर अचानक हवा में ही दाईमुबाई का हाथ पकड़ लिया। दाईमुबाई को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने दाईमुबाई को दर्जनों मीटर दूर मुक्का मारा, जिससे वो पीछे की दीवार से जोर से टकरा गया। फिर मा होंगजुन के फीनिक्स अग्नितार का सामना करते हुए चुबाई ने फिर से अपना हाथ उठाया और उसके शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति एक अवरोध में बदल गई, जिसने सारी लपटों को अपने में समाहित कर लिया। मैं कठोर नहीं होना चाहता था। चुबाई की आंखों में धीरे धीरे एक ठंडी चमक दिखाई दी। अगले ही पल उसका शरीर आगे की ओर बढ़ा और उसके पैरों तले जमीन में उस जबरदस्त ताकत के कारण दरारें पड़ गईं। क्या तुम्हारा सबसे अच्छा युद्ध कौशल मानसिक आक्रमण है? तुम तो एक मोटे सुअर जैसे दिखते हो। क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे विरोधी तुम्हें देखते ही लड़ने की सारी इच्छा खो देंगे? चुबाई तुरंत मा होंगजुन के सामने प्रकट हुआ। उसकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति पूरी तरह से उसकी भुजा में केंद्रित थी और उसने मा होंगजुन की छाती पर एक मुक्का मारा। धमाका! दाईमुबाई के पीछे मा होंगजुन भी एक मुक्के से उड़ गया। धिक्कार है, मर जा! दाईमुबाई दहाड़ा और उसकी तीसरी आत्मिक अंगुली चमक उठी। तीसरी आत्मिक कुशलता, श्वेतबाघ वज्र रूपांतरण। छोटे सन, चलो हम मिलकर इस आदमी को मार गिराते हैं। और तांगसान, जो शाओगवू के मामले से उदास था, उसने भी चुबाई को अपनी हताशा का निशाना बनाया। उसके हाथ में हल्की नीली चमक दिखाई दी। उसके बाद जमीन से नीली चांदी की घास की लटें लंबे सांपों की तरह उभर आईं। पहला आत्मिक कौशल, नीली चांदी का बंधन। चुबाई ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये माँ का बंधन कहाँ से आया? धमाका! एक शक्तिशाली आभा निकली और इस अपार आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए दाईमुबाई के चेहरे के भाव बदल गए। ये व्यक्ति वास्तव में एक आत्मिक पूर्वज है। ये व्यक्ति एक आत्मिक पूर्वज है, लेकिन हम तीनों के साथ मिलकर काम करने और लिटिल आओ की मदद से उसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, तांगसान ने गहरी आवाज में कहा। साफ तौर पर बहुत आत्मविश्वासी था। उसके पास तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार थे। एक आत्मिक पूर्वज को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। दाईमुबाई और मा होंगजुन ने सिर हिलाया। दोनों ने चुबाई को बाएं और दाएं की घेर लिया और साथ ही फीनिक्स फायर वायर और व्हाइट टाइगर लाइट वेव छोड़ी। उनके हमले लगभग एक ही समय पर चुबाई पर पड़े। एक तेज रोशनी दिखाई दी और दोनों ने महसूस किया कि उनके हमलों को चुबाई ने रोक दिया था। जैसे ही तांगसान कुछ करने वाला था, चुबाई पहले ही आगे बढ़ गया। उसकी गति बहुत तेज थी, जिससे तांगसान डर गया और उसने तुरंत अपनी बैंगनी दानव आंख सक्रिय कर ली, जिससे वो चुबाई की हरकतें मुश्किल से देख पा रहा था। मोटे सावधान! तांगसान ने चेतावनी दी, साथ ही मा होंगजुन को घेरने के लिए नीली चांदी की घास छोड़ी। इस समय चुबाई ने भी अपना रूप दिखाया। अराजक आभा के रेशे उसकी बाह के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसने सीधे मा होंगजुन के चेहरे पर मुक्का मारा। इस मुक्के ने कुछ भी नहीं रोका, लेकिन सौभाग्य से चुबाई ने अपनी आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया, वरना उसे पूरा यकीन था कि ये मुक्का मा होंगजुन को उसकी कब्र में पहुंचा देगा। तांगसान की नीली चांदी ऐसी घास तुरंत चकनाचूर हो गई और फिर मा होंगजुन की चौंकी हुई निगाहों के सामने चुबाई ने मा होंगजुन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी नाक से बहुत खून बहने लगा और उसके कुछ दांत भी निकल आए। चुबाई ने मा होंगजुन को मरे हुए सुअर की तरह लात मारी, फिर उत्तेजक नजरों से दाईमुबाई को देखा। क्या तुम्हें सिर्फ कमजोरों को ही धमकाना आता है? मैं अब अपना बयान बदल रहा हूं। अगर मैं तुमसे टकरा भी गया तो तुम क्या कर सकते हो? चुबाई थोड़ा मुस्कुराया। धिक्कार है, निंग रोंग रोंग, जू किंग, चलो साथ चलते हैं, दाईमुबाई ने गहरी आवाज में कहा और तांगसान ने भी निंग रोंग रोंग की तरफ देखा। निंग रोंग रोंग की मदद से दाईमुबाई की ताकत भी स्पिरिट एंसेस्टर के लेवल तक पहुंच सकती थी। तुमने ही तो ये शुरू किया था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जू किंग ने दाईमुबाई की तरफ ठंडी नजर से देखा और पास खड़ी निंग रोंग रोंग ने भी हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसे प्रिंसेस सिंड्रोम था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। इसके अलावा ये साफ था कि चुबाई कोई सामान्य इंसान नहीं थी। चूंकि मा होंगजुन और दाईमुबाई ही मुसीबत की तलाश में थे, तो उनके पास लड़ने का और भी कम कारण था। बेकार! दाईमुबाई ने गाली दी, फिर पहले आगे बढ़ा, जबकि तांगसान ने भी इस समय घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल किया। उसकी आकृति असाधारण हो गई जैसे ही वो चुबाई के पास तेजी से पहुंची। दूसरी आत्मिक क्षमता, परजीवी। चुबाई के शरीर से नीली चांदी के घास के रेशे उगाए। ये देखकर तांगसान विजयी भाव से मुस्कुराया। मेरे नीले चांदी के घास के बीजों ने पहले ही तुम्हारे शरीर पर परजीवी लगा दिया है, और मेरे नीले चांदी के घास में धतूरा सांप का जहर भी है। भले ही तुम एक आत्मिक पूर्वज हो, तुम्हारी गतिविधियों पर जरूर असर पड़ेगा। तांगसान के आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर चुबाई ने आह भरी। क्या तुम्हारे बेकार शिक्षक ने तुम्हें ऐसे ही सिखाया है?
जैसे ही उसने कहा, चुबाई के पैरों से रोशनी की किरणें उठने लगी। 4 स्पिरिट रिंग्स, 3 पर्पल और 1 ब्लैक दिखाई देने पर दाई दंग रह गया और तांगसान और भी ज्यादा दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? क्या गुरु ने नहीं कहा था कि पहली स्पिरिट रिंग की उम्र 423 साल है? उसके पास 1000 साल की स्पिरिट रिंग कैसे हो सकती है? और 10,000 साल की स्पिरिट रिंग भी तो है। तांगसान की आंखें चौड़ी हो गए, उसे इस दृश्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दाई भी और भी अस्तब्ध रह गया। उसकी हरकतें भी धीमी हो गईं। जब तक उसने कुछ प्रतिक्रिया दी तब तक चुबाई उसके सामने आ चुका था और दाई पर मुक्का मार रहा था। दाई भी वैसा ही था। उसका मानना था कि श्वेतबाग वज्र परिवर्तन की वृद्धि के साथ उसकी शक्ति एक स्पिरिट एंसेस्टर के बराबर थी, इसलिए उसने उसी क्षण अपनी सारी शक्ति एकत्र करके चुबाई पर मुक्का मारा। धमाका! तेज हवा का एक झोंका आया और दाई ने करुण चीख मारी। मुंह में खून भरकर वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर पड़ा। चुबाई के गुस्से ने न सिर्फ उसकी आत्मिक शक्ति की रक्षा को तहस नहस कर दिया था, बल्कि उसका पूरा हाथ भी लगभग कुचल दिया। अगर चुबाई आखिरी पल में पीछे न हटता तो ये आदमी शायद अपंग हो जाता। उसे एक ही बार में मार डालना मजेदार नहीं था, उसे धीरे धीरे तड़पाते रहना ज्यादा दिलचस्प था। इतनी ही ताकत के साथ क्या तुम दूसरों की तरह बाहर जाकर मुसीबत ढूंढने की हिम्मत कर सकते हो? एक स्पिरिट मास्टर जो मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता, क्या वो अच्छा स्पिरिट मास्टर नहीं है? अपने से कमजोरों को भड़काने के अलावा तुम और किसे भड़का सकते हो? चुबाई नीचे बैठ गया, दाई के बाल पकड़े और उसने दाई का चेहरा जमीन पर पटक दिया। उसका कभी सुंदर चेहरा अब खून से लथपथ और विकृत हो गया था। अगला नंबर तुम्हारा है। चुबाई ने तांगसान की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही एक अराजक आभा प्रकट हुई, एक कुल्हाड़ी चुबाई के हाथ में आ गई। एक पल में आसपास की हवा भारी हो गई। तांगसान के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति बहुत ही ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कि वो केवल तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों का ही इस्तेमाल कर सकता है। अध्याय 10। छिपे हुए हथियार। मुझे तो मच्छर के काटने जितना भी एहसास नहीं हो रहा। जैसे ही पंगु कुल्हाड़ी उसके हाथ में आई, चूबाई का शरीर मानो अराजकता आभा की एक अविनाशी परत से घिरा हुआ था। तांगसान ने चूबाई को लगातार पास आते देखा, फिर दूरी बनाने के लिए पीछे हट गया। तुरंत बाद उसके हाथ में एक ठंडी चमक दिखाई दी और एक चांदी जैसी रोशनी हवा में चीरती हुई चूबाई की ओर बढ़ी। मेरे तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार मेरी तकनीक के साथ मिलकर आपकी रक्षा को भेज सकते हैं, भले ही आप एक आत्मा पूर्वज ही क्यों न हो। तांगसान ने आत्मविश्वास से सोचा। चूबाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या इसलिए कि उसने छिपे हुए हथियार नहीं देखे थे? उसे कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छिपे हुए हथियारों ने उसके शरीर के चारों ओर फैली अराजकता आभा को छुआ, वे मानो किसी अविनाशी दीवार से टकरा गए, अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़े। क्या? तांगसान की आंखें चौड़ी हो गई। उसे अपने छिपे हुए हथियारों का डर नहीं था। क्या मजाक है, मच्छर के काटने जितना भी नहीं लगता। चूबाई ने तांगसान की तरफ मजाकिया नजरों से देखा, फिर उसका पैर हिला और उसकी गति बेहद तेज थी और वो तुरंत तांगसान के सामने प्रकट हो गया। चूबाई ने सीधे अपनी आत्मा का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि उसने सीधे अराजकता आभा को संघनित किया और तांगसान को थप्पड़ मार दिया। तांगसान बहुत घबरा गया। उसके हाथ तुरंत ही रहस्यमय जेड रंग के हो गए, चूबाई की हथेली के वार को रोकने की कोशिश करते हुए। रहस्यमय जेड हाथ, ड्रैगन दाढ़ी सुई। रहस्यमय जेड हाथ का इस्तेमाल करने के बाद तांगसान ने भी उसी समय ड्रैगन दाढ़ी सुई पकड़ ली और उसे चूबाई की ओर फेंक दिया। उसके शरीर के चारों ओर की आभा आंतरिक ऊर्जा के समान एक सुरक्षात्मक आभा होनी चाहिए। जब तक मैं ड्रैगन दाढ़ी सुई का इस्तेमाल करता रहूंगा, मैं निश्चित रूप से इसे भेद पाऊंगा। धमाका! हथेली के वार से तांगसान बार बार पीछे हट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हालांकि जब उसने चूबाई के हाथ में ड्रैगन बियर्ड नीडल देखा तो उसका पूरा व्यवहार बदल गया। आखिर ये कौन है? चूबाई ने उससे हाथ मिलाया। श्रेक, इतना प्रभावशाली नहीं? ये कहते हुए उसका चेहरा चमक उठा और उसने तांगसान को मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। तांगसान लगातार खून उगल रहा था। चूबाई को देखते हुए उसकी निगाहें आक्रोश से भरी हुई थी। ये इंसान तो पहले ही मौत को दावत दे चुका था। तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? चूबाई ने ऑस्कर की तरफ देखा। अब नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ऑस्कर ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और दया की भीख मांगी। निंग रोंग ये दृश्य देख रही थी, उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे। चूबाई फिर दाई के पास गया, उसके खून से सने चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। तुम बिना किसी हुनर के लोगों को धमकाना चाहते हो? तुम शायद सिर्फ लड़कियों को ही धमका सकते हो। जुड़वा, बहनी, ग्रुप एक्टिविटीज तुमने सब आजमाया होगा, है ना? तब तुम इतने बहादुर नहीं थे। ये सुनते ही दाई की आंखें तुरंत लाल हो गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। थप्पड़! चूबाई ने एक और थप्पड़ मारा, जिससे दाई बेहोश हो गया। फिर उसने ताली बजाई और धीरे से चला गया। कितना बोरिंग! मुझे आश्चर्य है कि ये लोग कैसे इकट्ठे हुए
और ऐसा क्या है कि जो स्पिरिट मास्टर परेशानी नहीं करता वो अच्छा स्पिरिट मास्टर नहीं होता? मुझे आश्चर्य है कि किस बेवकूफ़ ने उन्हें ये सिखाया। हालांकि मैं सिर्फ 40वीं लेवल की हूँ, उन्हें हराना चाइव्स काटने से भी आसान है। उस तांगसान को कुछ खास नहीं है। शायद मेरे 4 स्पिरिट रिंग्स देखकर उसे जिंदगी पर शक होने लगा होगा, है ना? अभी अभी उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उसने सोचा होगा कि मुझे उसके तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों से तकलीफ होगी। ये तो उन खिलौनों जितने भी अच्छे नहीं है जिनसे मैं बचपन में खेलती थी। उन चीजों से लड़ना कितना मजेदार है। उनसे लड़ने से मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। सोच रही हूँ कि तांगसान को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर जियाओबू का क्या हाल होगा। डायरी में एंट्री होते ही बीबी डोंग चिल्लाई, जियाओबाई तो पहले ही लेवल 40 पर पहुंच गई है, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। साधना की कितनी भयानक गति है। क्या ऐसा हो सकता है कि डायरी लिखने से कोई वाकई मजबूत बनता है? तो क्या स्पिरिट हॉल को अभी भी स्पिरिट मास्टर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है? हम बस अनिवार्य शिक्षा कानून जारी कर सकते हैं और मासिक परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। और कियान रंजुए ने भी कहा, 40वीं कक्षा? मुझे मिली जानकारी के अनुसार चूबाई की उम्र तो 30 साल ही होनी चाहिए, है ना? क्या ये ताकत वाकई डायरी लिखने की वजह से हो सकती है? श्रेक अकेडमी में जियाओबू ने भी डायरी की सामग्री देखी। वो व्यक्ति, उसने सबसे लड़ाई की थी। जियाओबू तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। डायरी की सामग्री से तांगसान घायल लग रहा था, और चूबाई नाम का ये व्यक्ति सिर्फ 40वीं कक्षा का कैसे है? वो कोई उपाधि प्राप्त डुलुआ नहीं है? फिर उसे मेरी असली पहचान कैसे पता? बहुत सोचने के बाद जियाओबू को विश्वास होने लगा कि चूबाई सचमुच भविष्य देख सकता है। क्या इसका मतलब है कि डायरी की बातें आखिरकार सच होंगी? जियाओबू ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। बलिदान का डर तो उसकी आत्मा की गहराई में पहले ही था। नहीं, मुझे जाकर देखना है। जियाओबू जल्दी से श्रेक अकेडमी के गेट की ओर बढ़ी। उसे समझना था कि क्या ये सब सच है। अगर सच था तो उसे इसे रोकना ही होगा। वो अपनी अज्ञानता के कारण दामिंग और अलमिंग को अपनी जान गंवाने नहीं दे सकती थी। इसी बीच चूबाई एक होटल में पहुंची। उसी समय क्रिजेंथेमम डुलुआ और भूत डुलुआ भी प्रकट हुए। चूबाई ने उन्हें देखा और कहा, 2 बुजुर्गों, कल मेरे पीछे एक जगह चलो। युवा मालिक, कौन सी जगह? क्रिजेंथेमम डुलुआ ने पूछा। सूर्यास्तवन, अपने पुराने दोस्तों से मिलने, चूबाई रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। ये देखकर क्रिजेंथेमम डुलुआ और भूत डुलुआ ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और कमरे से गायब हो गए। वास्तव में वो वहां से गए नहीं थे, बल्कि लगातार चूबाई के कमरे की रखवाली कर रहे थे। एक ऊंचे स्थान से क्रिजेंथेमम डुलुआ ने अपने बगल में खड़े भूत डुलुआ से पूछा, बूढ़े भूत, क्या ये सच है जैसा कि महाराज ने कहा था कि तांग हाओ तांगसान नाम के उस लड़के का पीछा कर रहा है? कौन जाने, लेकिन यंगलॉर्ड ने आज तांगसान को बुरी तरह पीटा है। हो सकता है तांग हाउस सचमुच बदला लेने आए। हमें यंगलॉर्ड की रक्षा करनी होगी। भूत डुलुआ गंभीर आवाज में बोला। जब जियाओवू अकेडमी के गेट पर पहुंची तो उसने सबसे पहले निंग रोंगरोंग और जू जूचिंग को देखा। दोनों ने जियाओवू को देखकर चिंता से पूछा, जियाओवू, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? जियाओवू ने पूछा। उसकी नजरें बेकाबू होकर निंग रोंगरोंग और जूजू चिंग को देख रही थी। जूजू चिंग में ठंडी सांस ली। वे सड़क पर मुसीबत ढूंढ रहे थे और उन्हें पीटा गया। जियाओवू दंग रह गई। क्या उन्हें सचमुच पीटा गया? इसका मतलब है कि चूबाई अभी पास ही रहा होगा। जियाओवू! इसी समय तांगसान की आवाज आई। उस पर अभी भी खून लगा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। अगर ये पहले होता तो जियाओवू तुरंत उसकी देखभाल के लिए दौड़ पड़ता। तांगसान स्वाभाविक रूप से सोचता था कि जियाओवू इस बार भी ऐसा ही करेगा। हालांकि जियाओवू ने तांगसान की दयनीय स्थिति को देखा और ऑस्कर, जो कि उसके बगल में सुरक्षित खड़ा था, बस इतना कहा, पहले उसे वापस आराम करने ले जाओ। तांगसान की आंखें चौड़ी हो गई और वो स्तब्ध रह गया। जियाओवू, तुम्हें क्या हुआ है?